जय श्री राम। ज्योतिष में धनयोग क्या होता है और इसका महत्व क्या है, ये धनयोग किस प्रकार से बनता है और आखिर में ये परिणाम किस प्रकार के देता है, इस विषय के बारे में हमने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ में चर्चा की है। उस वीडियो में हमने ये जाना कि कुंडली का सबसे शक्तिशाली धनयोग किस प्रकार से बनता है। जिस प्रकार का ये धनयोग है वो बहुत कम कुंडलियों में पाया जाता है, और जिस व्यक्ति की कुंडलियों में धनयोग पाया जाता है वो व्यक्ति किसी मिलियनेयर से कम नहीं होता है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धनयोग से संबंधित जितनी भी बातें हैं, बारीक से बारीक बातें, उनका डिस्कस उस वीडियो में हमने किया है। काफ़ी यूजफुल वीडियो हो सकता है, और ये धनयोग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम एक ऐसे धनयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सर्वसाधारण व्यक्ति की कुंडली में पाया जाता है। ऐसे सर्वसाधारण व्यक्ति जो धनी है, जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है अच्छा है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेके आते रहता हूँ। और ना सिर्फ वीडियो लेके आता हूँ बल्कि मेरी हर हाल में ये कोशिश रहती है कि इस प्रकार का यूज़फुल वीडियो बनाया जाए जो आपके काम आ सके। इस प्रकार के काम करने के लिए काफ़ी प्रेरणा की जरूरत पड़ती है, और आपका लाइक, कमेंट और शेयर करना हमेशा ही प्रेरणादायक रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे प्रयासों का समर्थन करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जब भी बात धनयोग की होती है तो हमारे सामने जो है 4 घर प्रमुख रूप से सामने आते हैं। उनमें से 2 स्थान जो है धनयोग, धन से संबंधित होते हैं। ये पहला होता है, देखिए, आपके सेकंड भाव। दूसरे स्थान सेकंड हाउस से हम जो है ये देखते हैं कि व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ कितनी है। इसके बाद हम देखते हैं 11th हाउस को। 11th हाउस हमारे इनकम और सोर्स को बताता है। हमारे लाभ किस प्रकार से रहने वाले हैं, हमारी इनकम किस प्रकार से रहने वाली है। अब जो है यहाँ पर 2 त्रिकोण स्थानों का जो है महत्व धनयोग की दृष्टि से जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। इन्हें लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है, 5th हाउस और ये 9th हाउस। और जो भी धनयोग का निर्माण होता है वो इन 4 स्थानों से ही होता है, सेकंड हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस और ये 9th हाउस। इन 4 घरों के अधिपति इन चारों में से किसी घर के अंदर बैठ जाए तो हमारे धनयोग की निर्मित हो जाती है। तो कुल मिलाकर जिस धनयोग की हम आज बात कर रहे हैं वो धनयोग 4 प्रकार से जो है बनते हैं। फर्स्ट, आप देखिए, सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन बनता है? सूर्य। यदि सूर्य जो है इस कुंडली में, ये आपका सेकंड हाउस में बैठ जाए, सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए तो ये एक धनयोग बन गया। ये सूर्य समझ लीजिए आपके यहाँ 11th हाउस के अंदर बैठ जाए, सेकंड लॉर्ड बनकर जो है यहाँ सूर्य 11th हाउस में बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि ये धनयोग बन गया। ये सूर्य यदि यहाँ पर समझो 9th हाउस में बैठ जाए, तो कि एक त्रिकोण स्थान है, तो ये धनयोग बन गया। ये सूर्य समझो यहाँ पर 5th हाउस में बैठ जाए तो हम कहते हैं कि धनयोग पूरा हो गया। ठीक इसी प्रकार से
11th हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड 11th में जो है यहाँ पर वृषभ राशि आती है और वृषभ राशि का लॉर्ड बनता है शुक्र। ये शुक्र यहाँ पे समझ लीजिए कि 11th हाउस के अंदर बैठ जाए तो आपका धन योग निर्मित हो गया। शुक्र यहाँ पर 11th हाउस लॉर्ड बनकर 2nd हाउस में बैठ गया तो भी आपका धन योग बन गया। ये 5th में बैठ गया तो भी धन योग बन गया और 11th में बैठ गया तो भी धन योग बन गया। ठीक इसी प्रकार से आप 5th हाउस को देखिए। 5th हाउस में जो है ये मंगल की राशि आती है वृश्चिक। यदि मंगल यहाँ पर 2nd हाउस में बैठ जाए तो धन योग बन गया, 11th में बैठ जाए या फिर 5th में बैठ जाए या 9th में बैठ जाए तो ये हमारे धन योग की निर्मित हो गई। ठीक इसी प्रकार से 11th हाउस में जो है ये मीन राशि आती है और मीन राशि का लॉर्ड बनता है गुरु। यहाँ पे गुरु यदि 5th में बैठ जाए या 8th में बैठ जाए, 2nd में बैठ जाए, 11th में बैठ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये धनयोग का निर्माण हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये 4 प्रकार से जो है धनयोग बनता है। अब धनयोग बन जाना ही जो है अपने आप में पर्याप्त नहीं है। किसी भी धनयोग से अच्छे परिणाम मिले इसके लिए जरूरी है कि जो ग्रह धनयोग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका बलवान होना बहुत जरूरी है, शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। अब हम एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं सूर्य को ही ले लेते हैं। सूर्य 2nd हाउस लॉर्ड है और 2nd हाउस में बैठ गया है। इसका मतलब सूर्य को यहाँ पर राशि बल मिला हुआ है, स्व राशि में है। तो यहाँ पर इस धनयोग को जो है बल मिला है, ये धनयोग जो है शक्तिशाली हो गया है। स्वराशि में होने का मतलब यह है कि ये सूर्य यहाँ पर जो है अच्छे रिजल्ट देगा। क्यों अच्छे रिजल्ट देगा? खुद की राशि में बैठने के कारण व्यक्ति जो है अपने फैसले बड़ी आसानी से लेगा। इसमें लोगों के बंधन नहीं होंगे। व्यक्ति आज़ादी से अपना कार्य करेगा, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करेगा। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति अपने घर के अंदर होता है तो अपने नतीजे जो है, अपने फैसले जो है खुद देता है, बड़ी आसानी से काम करता है और किसी की रोक टोक नहीं होती, किसी का बंधन नहीं होता। वहीं व्यक्ति दूसरे के घर में चला जाए तो उसे सोच समझ कर काम करना पड़ता है। यही स्थिति जो है ग्रहों की होती है। सूर्य यहाँ पर स्व राशि में है, इसका मतलब ये शक्तिशाली है। सूर्य यदि मान लेते कि यहाँ 2nd हाउस में नहीं होकर यहाँ पर समझ लीजिए कि 5th हाउस में है। ये 5th हाउस के अंदर मंगल की राशि आती है और मंगल जो होता है सूर्य का मित्र है। यानी कि कहने का मतलब सूर्य यहाँ पर एक मित्र की राशि में आकर बैठा है, फ्रेंडली साइन में आकर बैठा है। इसलिए सूर्य को यहाँ पर जो है काम करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। परंतु यहाँ पर देखिए, सूर्य एक फायर एलिमेंट का प्लेनेट है और जो वृश्चिक राशि होती है वो एक वाटरी एलिमेंट है, जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि में सूर्य जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। आप प्रैक्टिकली भी देखें, आप तो जो है पानी के अंदर आप अग्नि को प्रज्वलित करें तो क्या अग्नि प्रज्वलित होती है? नहीं होती। या फिर जो है अग्नि में आप पानी डालते तो क्या अग्नि रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से सूर्य यहाँ पर जो है अग्नि तत्व का ग्रह होकर जल तत्व की राशि में बैठा है। इसलिए ये सूर्य यहाँ पर जो है काम करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। जल तत्व जो है इमोशन को बताता है और जो फायर एलिमेंट होता है वो बड़ा ही प्रभावशाली ढंग से काम करता है और अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए काम करता है
और बड़ी प्रामाणिकता के साथ में काम करता है। तो यहाँ पर ये सूर्य जो है रिजल्ट तो देगा, क्योंकि यहाँ जो है फ्रेंडली साइन है और ये धन स्थान का अधिपति त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो यहाँ रिजल्ट तो देगा, अच्छे देगा, परंतु उतने अच्छे नहीं देगा जितने वो दे सकता है। अब जो है मान लेते हैं कि ये सूर्य है, ये यहाँ पर 9th हाउस में बैठ गया, यानी कि 2nd हाउस का लॉर्ड यहाँ पर 9th हाउस में बैठा है, तो ये हमारा धनयोग बन गया। अब सूर्य की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सूर्य यहाँ पर जो है मीन राशि के अंदर बैठा है और मीन राशि का लॉर्ड बृहस्पति यहाँ सूर्य का मित्र है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक फ्रेंडली साइन में है, परंतु फिर वही बात, सूर्य फायर एलिमेंट का प्लेनेट है और ये मीन राशि जो है जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि में सूर्य उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इस धनयोग के रिजल्ट तो मिलेंगे पर उतने बेहतर नहीं जितने कि सूर्य दे सकता है। अब हम सूर्य की एक और कंडीशन को देखते हैं। अब सूर्य यहां पर समझ लीजिए कि 11th हाउस में बैठा है। 11th हाउस में सूर्य को राशि मिलती है वृषभ राशि। वृषभ राशि सूर्य की एनिमी साइन होती है, तो यहाँ पर सूर्य को काम करने के लिए वैसा वातावरण नहीं मिलेगा जिसको काम करने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि एनिमी साइन का मतलब यही होता है कि विपरीत परिस्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ जिसे काम करने में जो है दिक्कत हो, तो यहाँ पर सूर्य जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ये योग यहाँ पर आकर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इसकी ताकत कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है राशियों का जो है यहाँ पर बहुत महत्व बढ़ जाता है। धनयोग में शामिल ग्रह जिस राशि में होता है, वो राशि जो होती है ना, ग्रह को इन्वायरमेंट प्रदान करती है, और इन्वायरमेंट अगर ग्रह को सूट किया तो धनयोग में शामिल ग्रह जो है अच्छे रिजल्ट देता है। अब हम बात करते हैं स्थान बल की। तो इस धनयोग के अंदर जो है स्थान का ज़्यादा महत्व नहीं रख जाता, क्योंकि ये इसमें 2 धन स्थान होते हैं, सेकंड और 11th, और 2 त्रिकोण स्थान होते हैं 5th एंड 9th। तो चारों ही घर जो है धन की दृष्टि से जो है अच्छे माने जाते हैं। इन घरों के अंदर ग्रह बैठता है तो ही धनयोग बनता है, तो इसलिए इस योग में जो है स्थान का ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। अब इसमें एक कंडीशन जो है और बनती है कि जो ग्रह धनयोग में भाग ले रहा है उस ग्रह के ऊपर जो है प्रभाव किन ग्रहों का है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो वो ग्रह जो है बली हो जाता है और ज़्यादा ताकतवर तरीके से परिणाम देने लगता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये 11th हाउस के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ पर इसको एनिमी साइन मिला हुआ है, यानी कि सूर्य जो है यहाँ पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो बृहस्पति है, ये बृहस्पति मान लीजिए यहाँ पर जो है तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ है। अब तीसरे घर से बृहस्पति की जो है दृष्टि यहाँ पर सूर्य के ऊपर पहुंचती है, 9वीं दृष्टि। बृहस्पति की दृष्टि पहुंचने का मतलब है कि सूर्य यहाँ पर थोड़ा बली हुआ है, सूर्य को थोड़ी स्ट्रेंथ मिली है। कैसी स्ट्रेंथ? यहाँ पर गुरु से संबंधित जो कारकत्व है, उन कारकत्वों का फायदा जो है इस धनयोग के अंदर मिलेगा। किस प्रकार से? गुरु किन किन चीज़ों का कारक है, अब सबसे पहले हमें ध्यान में ये रखना पड़ेगा। यहाँ पे गुरु को हम देखें तो गुरु के कारकत्व जो है हमें ये बताते हैं कि गुरु एक्सटेंशन देता है,
तो यहाँ पर सूर्य 11th हाउस में बैठा है, 11th हाउस के अंदर बैठ के एक धनयोग का निर्माण करता है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि ये धनयोग जो है इस धनयोग को एक्सटेंशन मिलेगा, इस धनयोग की ताकत बढ़ेगी, व्यक्ति के आर्थिक लाभ बढ़ेंगे, व्यक्ति के इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेंगे। गुरु विजडम का कारक है, गुरु जो है यहाँ पर इंटेलेक्चुअल का कारक है। तो यहाँ पर जो है ये गुण जो है सूर्य के अंदर आएंगे और ये यहाँ पर लाभ को जो है प्रभावित करेंगे। यहाँ पर बृहस्पति किन घरों को लेकर चलता है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ बृहस्पति जो है छठे घर को लेकर चल रहा है, 12th हाउस लेकर, ये अपना 9th हाउस को लेकर चल रहा है। छठा घर के फाइनेंस का है। तो यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति जो है 9वीं दृष्टि दे रहा है और बृहस्पति का घर छठा घर है, तो यहाँ पर बृहस्पति से इस धनयोग को सपोर्ट मिलने वाला है। क्योंकि बृहस्पति का छठा घर है, वो तो छठे घर से व्यक्ति को जो है फायदे मिलने वाला है। छठा घर फाइनेंस का होता है। व्यक्ति यदि फाइनेंस के लिए कोई बैंक प्रपोजल देता है तो व्यक्ति को जो है लोन जल्दी पास हो सकता है। छठा घर जो है हमारे कस्टमर से मिलने वाले पैसे का है। जो भी हम काम करते हैं और जो कस्टमर हमें पैसा देता है वो हमारा छठा घर है। तो हमें कस्टमर से जो है पैसा वसूलने के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं जो हम काम करते हैं उसके बदले में हमें पूरा मुआवजा मिलेगा। कस्टमर हमें पूरे पैसे देगा, टाइम पे पैसा देगा। अब यहाँ बृहस्पति जो है ये 9th हाउस को लेके चल रहा है। 9th हाउस को लेके चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 9th हाउस पिता का है। व्यक्ति को पिता का साथ मिलेगा। पिता का साथ मिलने से व्यक्ति के जो है लाभ भी बढ़ेंगे और व्यक्ति की जो है धन की स्थिति भी जो है काफी सुदृढ़ होंगी। 9th हाउस एक्सटेंशन का है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ होंगी। 9th हाउस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, व्यक्ति को जीवन में अवसर देता है। व्यक्ति को काम करने के लिए जब अवसर मिलेगा तो ज्यादा लाभ कमाएगा, ज्यादा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी। ठीक इसके विपरीत यहाँ पर समझो ये बृहस्पति की दृष्टि से जो है यहाँ पर ये धनयोग बली हुआ। और अगर यहाँ पर मान लीजिए कि शनि की जो है दृष्टि पड़े, शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि दे, तो ये धनयोग जो है पहले ही कमजोर है और शनि की दृष्टि पड़ने से और कमजोर हो जाएगा। क्यों कमजोर हो जाएगा? क्योंकि शनि और सूर्य आपस में एक दूसरे के जो है मित्र नहीं है, एनिमिटी है दोनों के अंदर। जब शनि सूर्य के ऊपर दृष्टि डालेगा तो किसी न किसी तरह से जो है सूर्य को नुकसान ही होने वाला है। किस प्रकार से नुकसान होने वाला है? यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ती तीसरी, और इस तीसरी दृष्टि का परिणाम ये होगा कि व्यक्ति को ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कमाई जो है रुक होंगी, धीरे धीरे होंगी। क्योंकि ये शनि की कारकत्व है। शनि किसी भी चीज़ को जो है धीरे धीरे देता है, रुकावटें देता है, बंधन देता है, परेशानियां देता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को इनकम जनरेट करने के अंदर परेशानी आएंगी। तो ये धनयोग जो पहले से ही कमजोर बना हुआ है, यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ने से और ज़्यादा कमजोर हो गया है। शनि यहाँ पर जो है 7वें घर को लेकर चल रहा है। 7वां घर जो होता है हमारे बिजनेस के पार्टनर्स का होता है। हमारा बिजनेस का पार्टनर जो है तकलीफें दे सकता है, परेशानियां दे सकता है। उसकी वजह से जो है ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कमजोर हो सकती है। 7th हाउस हमारे उन लोगों का है जिनके साथ हमारा डेली इंटरेक्शन होता है। तो जिन लोगों के साथ में हमारा इंटरेक्शन होता है उन लोगों के साथ में हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। 7th हाउस हमारे लाइफ पार्टनर का है।
अपने लाइफ पार्टनर से जो है कुछ खटपट हो सकती है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है व्यक्ति का फाइनेंस बिगड़ सकता है। शनि यहाँ 8वें भाव की लॉर्डशिप लिए हुए है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के जीवन में फाइनेंस अर्जित करते समय अनवांटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रकार से हम किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह के प्रभाव और किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब किसी ग्रह पे ऐसा ग्रह जो धनयोग में शामिल हो और वो किसी बेनिफिक इन्फ्लुएंस में हो, तो वो धनयोग की जो है इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वो शक्तिशाली हो जाता है। और वहीं अगर नेगेटिव प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आ जाए, पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाए, तो फिर उसकी इंटेंसिटी कम भी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोई धनयोग जो है बनता किस प्रकार, ये धनयोग बनता किस प्रकार है और धनयोग बनने के बाद में वो मजबूत किस प्रकार से बनता है या फिर कमजोर किस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो है हमने सूर्य को जो है हर कंडीशन का जो है हमने समझ के देखा। यदि यहाँ धनयोग में शामिल कोई ग्रह यहाँ पर यदि उच्च का हो जाए तो यह धनयोग की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, यह धनयोग काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। उच्च का होने का मतलब है उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए ऊंचे दर्जे के जो है साधन मिलेंगे, व्यक्ति का काम ऊंचे दर्जे का रहेगा। व्यक्ति जिन लोगों के साथ में काम करता है वो लोग ऊंचे दर्जे के रहेंगे। जब लोग ऊंचे दर्जे के रहेंगे, काम ऊंचे के दर्जे का रहेगा, तो व्यक्ति का धन लाभ भी ऊंचे दर्जे का ही होगा। इसके ठीक विपरीत यदि कोई धनयोग में शामिल ग्रह यदि नीच राशि के अंदर बैठ जाता है तो इसका मतलब यह है कि धन लाभ तो होगा पर उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में जो है उच्च राशि में बैठने पर होता है। नीच राशि में बैठने का मतलब ये है कि आप जिन लोगों के साथ में काम करने जा रहे हैं उनका दर्जा आपसे नीचा है। आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम का दर्जा आपकी सोच से नीचा है। आपकी काम करने की सोच जो है हल्की है। जब इस प्रकार की सोच रहेगी, इस प्रकार का काम रहेगा, इस प्रकार के लोगों से हमारा संपर्क रहेगा, तो हमारा धन लाभ भी जो है इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। धन लाभ जो है कम होगा और उस धनयोग की इंटेंसिटी यहाँ पर कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई ग्रह यदि मित्र राशि के अंदर बैठता है, ऐसा ग्रह जो धनयोग में शामिल है, तो उसको काम करने के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है। और यदि शत्रु राशि में बैठ जाता है तो उसको विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। इससे धनयोग जो है कमजोर होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोई ग्रह जो धनयोग में शामिल है वो धनयोग जो है किस प्रकार का है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर लगन चार्ट में कोई धनयोग यदि बली है, शक्तिशाली है, तो इसका मतलब उस धनयोग में पोटेंशियल है, वो परिणाम दे सकता है, परंतु वो देगा ही देगा। ये सुनिश्चित करने के लिए हमें इसे नवमांश कुंडली के अंदर वेरीफाई करना होता है। यही ग्रह नवांश कुंडली जो लगन कुंडली के अंदर बली है, वही नवांश कुंडली के अंदर यदि स्वराशि के हो जाए या फिर उच्च के हो जाए या फिर फ्रेंडली साइन में बैठ जाए, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो वो धनयोग जो है एकदम पक्का हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। जो ग्रह लगन कुंडली में बलवान है वो नवांश कुंडली में भी जाके बली हो जाते हैं, तो फिर वो श्योर एंड सर्टेन परिणाम देते हैं। आप मोहर लगा सकते हैं कि ये धनयोग है और ये धनयोग जो है यहाँ पर परिणाम देने ही वाला है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं हो सकता।
तो इस प्रकार से जो है धनयोग को हम अलग अलग स्टेज के अंदर जो है आकलन करके देख सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ किस प्रकार की है। धनयोग बनना ही काफ़ी नहीं होता, जो ग्रह धनयोग में शामिल है उस ग्रह की स्ट्रेंथ का देखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि वो ग्रह शक्तिशाली है इसका मतलब वो धनयोग भी शक्तिशाली है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।